सोमनाथ और संभल इस हफ्ते क्यों सुर्खियों में रहे, क्यों ट्रेंड करते रहे? मोदी जी क्यों स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर। यानी उनकी कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आया। हम लोग देखने का नजरिया बदल गया है ना। हम पत्रकार के तौर पर टिप्पणी कर लेते हैं, अरे ये क्यों मुद्दा बना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू लगे हुए थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण ना हो। सरदार पटेल ने खुद जाकर के वहां पर भाषण देकर के सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, हमारे इतिहास को गलत पढ़ाया गया है। इतिहास को, जो हमारा इतिहास था, उसको इस तरह से पढ़ाया गया कि वो इंग्लैंड का आदमी बैठे, वो विदेशी जो पढ़े, उसको एक अलग इतिहास दिखाया गया है। जिस पक्ष का नुकसान हो रहा है या जो पक्ष अतिक्रमणकारी है, अवैध कब्जादारी है, उसके हितचिंतक लोगों की तरफ से एक नया राजनीतिक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है और उसी राजनीतिक प्रदर्शन के चलते हम सब चर्चा कर रहे हैं। यदि वो प्रदर्शन तैयार नहीं किया जाता तो हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि यदि अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, दुनिया भारत के किसी भी हिस्से में यदि वो हटता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा तब हम करते हैं जब उस पर एक नया प्रदर्शन तैयार होता है। तो संभल में भी वही हो रहा है। सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले टूटा था जनवरी में, सही बात है। तो टूटने का उत्सव कौन मनाता है? उत्सव मनाया जाना चाहिए निर्माण का। जिस दिन उसका निर्माण हुआ था उस दिन उत्सव मनाना चाहिए। हमने जो है जिस दिन ध्वंस हुआ उसका क्या पर्व? सोमनाथ को लेकर राजनीति हो रही, यहां हो रही है, लेकिन क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ताउम्र नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी से सिर्फ इसलिए नाराज रहे कि आप उसमें शामिल हो गए। ये तो आपने एक अच्छा आधुनिक भारत गढ़ने की कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन उसमें दूसरे के धर्म का सम्मान करने से भी मनाही नहीं थी। इस हफ्ते 3 जगह की खूब चर्चा रही, सोमनाथ, संभल और कोलकाता। सोमनाथ यानी गुजरात, संभल यानी उत्तर प्रदेश और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनावी पारा चरम पर है, इसलिए वहां की चर्चा तो समझ में आती है, लेकिन सोमनाथ और संभल इस हफ्ते क्यों सुर्खियों में रहे, क्यों ट्रेंड करते रहे, क्यों ये सरकारी तंत्र से लेकर आम लोग तक इसकी खूब सारी बातें करते रहे। दरअसल सोमनाथ को लेकर बीजेपी ने स्वाभिमान पर्व की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भी हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को क्यों उठाया, इस मुद्दे के साथ नेहरू की बात क्यों हुई, नेहरू की डिस्कवरी की बात क्यों हुई, और क्यों कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को स्वाभिमान पर्व की तरह उठाया। संभल पर चर्चा करेंगे। संभल में फिर से बाबा का बुलडोजर बोलने लगा है। क्यों मस्जिद की तोड़ या मस्जिद की दीवारों की जो अवैध जगह थी, जहां पर तोड़फोड़ शुरू हुई, जहां बुलडोजर चला, जिसके बाद फिर से सियासत अपने चरम पर आ गई। अखिलेश यादव भी घेरते हुए नजर आने लगे उत्तर प्रदेश में, और लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये बात कही जाने लगी कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। सोमनाथ की बात करें अगर, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए नेहरू को घेरा है। बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों उठाया? 1000 साल बाद इस पर क्यों बीजेपी चर्चा करना चाहती है, क्यों आम लोगों के बीच ये मुद्दा देना चाहती है, और क्यों नेहरू और कांग्रेस को घेरना चाहती है? इसी सवाल के साथ मैं चाहूंगी कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सर, ये मेरा सवाल भी है कि विध्वंस को इतना ज़्यादा याद करना, इतनी चर्चा करना, ठीक है, हम सोमनाथ की बात कर रहे हैं, हमारे लिए वो धार्मिक स्थल है, हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र है, लेकिन उसको स्वाभिमान से जोड़ देना, फिर 1000 साल बाद इस तरीके की बात उठाना, फिर इसमें भी नेहरू को लाना, फिर नेहरू की डिस्कवरी, उनकी पुस्तक की भी बात करना, क्या ये सब अब बीजेपी के लिए इतना ज़रूरी है, तब जब आप एकदम मजबूत स्थिति में हैं? नहीं प्रतीक्षा जी, सबसे पहले तो ये कि नेहरू जी को कोई ला नहीं रहा है, नेहरू जी आ जा रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्यों मना रही है, और आपने भी वो सवाल पूछ लिया, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। भारत में राम मंदिर से अधिक, क्योंकि राम मंदिर तोड़ दिया गया, बाबर के सेनापति वीर बाकी ने वहां एक मस्जिद बना दी, इसलिए हमें वो चोट करता रहा। सोमनाथ पर 18, 19 या 20 बार, इतनी बार आक्रमण हुआ, ये इसको समझना पड़ेगा जरा। जब हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, समृद्धि का केंद्र था, तो उसके केंद्र में क्या था? उसके केंद्र में हमारे मंदिर थे, और वही मंदिर की व्यवस्था भारत को वैभव पर ले जाती थी। नेहरू जी उस मंदिर वाली व्यवस्था के विरुद्ध थे।
आज भी आप इस देश में किसी से पूछेंगे तो जो अपने को सेकुलर कहेगा वो कहेगा नहीं नहीं मंदिर की बात मत करो भाई, निजी आस्था का विषय है, घर में हम राम जी को प्रणाम कर लेंगे। अरे नहीं बनता तो क्या हुआ, और अब तो राम मंदिर बन गया, नहीं तो इसी देश में ढेर सारे ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग कहते थे कि अरे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना देते, अरे एक तो इतना आगे कुछ लोग चले गए थे कि वहां सुलभ शौचालय क्यों नहीं बना देते। अब सोचिए फिर भी हिंदू कुछ नहीं करता है, हिंदू शांत रहता है। हिंदू स्वाभिमान क्या भारतवर्ष में सचमुच टेकन फॉर ग्रांटेड ही रहेगा? और आज भी जब उसी हिंदू स्वाभिमान की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आई है, फिर भी वो उसकी बात नहीं करेंगे। नंबर 1। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, नेहरू जी ने जो चिट्ठियां लिखी है ना, मेरे पास एक एक चिट्ठी है, अगर आप कहेंगे तो चूंकि बहुत समय लगेगा तो उसको नहीं पढ़ रहा हूं। राजगोपालाचारी जी को चिट्ठी, राजेंद्र प्रसाद जी को चिट्ठी, पनिक्कर साहब को चिट्ठी, मुंशी जी को चिट्ठी, सब मेरे पास है, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं, सब लेके आज बैठा हुआ हूं। इसीलिए उसमें उनकी जरा भाषा देखिए, उनके मन का भाव देखिए कि अरे सोमनाथ चले जाएंगे राजेंद्र बाबू तो जैसे कोई अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई, भारत में अगर सोमनाथ मंदिर प्रथम ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, वहां अगर देश का राष्ट्रपति जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। और कमाल की बात ये, जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी को भिन्न भिन्न करने की कोशिश, भिन्न भिन्न नहीं करने की कोशिश होती है। सरदार पटेल वॉज द पर्सन जिसने वहां के लिए चंदा जुटाने के लिए अपना धंधे की शुरुआत की, निजी रकम देकर, कोई सरकार के पैसे से नहीं बनने जा रहा था। अब जामा मस्जिद में कितनी बार सरकार ने बनवाया वो वरिष्ठ लोग बताएंगे, विद्वान लोग, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन सोमनाथ के मंदिर के निर्माण में, पुनरुद्धार में जो भी था उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। सरकार की क्या भूमिका थी? हिंदू, उसकी एक भावना, उसका स्वाभिमान लेके आते। दूसरी बात, अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं भाई कि मोदी जी क्यों स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सोमनाथ के द्वार पर, यानी उनकी कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आया। हम लोग देखने का नजरिया बदल गया है ना, हम पत्रकार के तौर पर टिप्पणी कर लेते हैं, अरे ये क्यों मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व था, देश की हर पार्टी को कहना चाहिए था कि हम भी इससे जुड़े हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, दाल काली करने की कोशिश की थी, वो तो थोड़ा धीरे धीरे छट रहा है, तो अब उनको लग रहा है कि अरे ये वाला हिस्सा तो ज्यादा दिखने लगा। अच्छा, जब सब गंदा था तो कहां से नेहरू जी की वो चिट्ठी दिखती? जब देश फ्रॉड सेकुलरिज्म में फंसा था, जब छठी काई, जब सब कुछ ठीक होने लगा, तो अब दिख रहा है नेहरू जी की चिट्ठी भी उतर आके ऊपर आ रही। इतनी सी बात है, और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, राम जी के मंदिर के लिए हम लड़ाई लड़े इसलिए हमें ध्यान में है, लेकिन सोमनाथ सबको ध्यान में रहना चाहिए। विदेशी मुगल आक्रमणकर्ताओं ने गजनी बार बार वहां आया, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई भाजपा का आज करें, अटल जी का वो भाषण सुनिए, लगा दीजिएगा बीच में वो अटल जी का जो उन्होंने कहा था कि मैं गया गजनी, मैंने पूछा, मैंने कहा गजनी कौन है, कही यहां भी लोग नहीं जानते, और हमारे देश में वो लुटेरा छोटा सा 2 कौड़ी का आदमी एक छोटे से गांव। मुझे लगता है भारत को उन संदर्भों में जानना चाहिए, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी की अभिव्यक्ति है। ठीक, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, क्या आप देख रहे हैं कि सनातन के हिसाब से सोमनाथ नया फैक्टर बन रहा है? अब याद कीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक यात्रा की, और उन्होंने इस मुहिम को चलाया कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए। आज हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय देख रहे हैं। उसको कोई ना तो छुपा सकता है और ना ही कोई उसको जो है ये कह सकता है कि अब ये उदय नहीं हुआ है। पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, और जो 1947 से लेकर के सरकारों ने रुख अपनाया था वो अब इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। बहुत स्वीकार कर लिया, और आप देखिए कि 90 के बाद देश पूरी तरह बदल चुका है। हिंदू जागृत हुआ है और अपनी आस्था के प्रति उसकी जो है आस्था बढ़ी है, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है, और पहले भी बढ़ रही थी लगातार। लेकिन ये जो समाजवाद का और सेकुलरिज्म का जो हवा खड़ा किया गया देश के अंदर आज़ादी के बाद, और कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि कांग्रेस ये मानती रही कि भारत 1947 में बना, उससे पहले भारत था ही नहीं। ये सबसे बड़ा जो टकराव है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में या बाकी दलों की विचारधारा में, वो यही है कि भारत तो सदियों से यहाँ था, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि भारत बना ही 1947 में। तो जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की एक संस्कृति थी, भारत हिंदू राष्ट्र था, और भारत में मंदिर थे, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत
समृद्ध कैसे था? मंदिरों से। मंदिरों के अंदर पूंजी लूटने के लिए ही तो मुगल आए यहाँ पर। जो मुस्लिम जो राष्ट्रों के राजा महाराजा थे, बादशाह थे, वो यहाँ पर भारत को लूटने के लिए तो आए थे। तो भारत था तो भारत को लूटने के लिए आए थे। भारतवर्ष की अवधारणा तो पहले से हमेशा से रही है। इसीलिए ये जो स्थितियां पैदा हुई और उसके बाद जिस प्रकार के पहले शासकों ने, पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये देश जो है अलग तरह का देश है, ये सेकुलर देश है, तो वो था नहीं। वास्तव में उसको एक इस तरह बनाने की कोशिश की गई थी जिसको लेकर के 40-50 साल बाद आफ्टर ऑल वही स्थिति पैदा हुई जो भारत की वास्तविक स्थिति थी। और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, उस वजह से आज सोमनाथ चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उसके 1000 साल पूरे हुए। तो 1000 साल पूरे हुए तो सरकार ने उसको मनाने का फैसला किया। अब यही अंतर है जवाहरलाल नेहरू में और नरेंद्र मोदी में कि उन्हें सांस्कृतिक धरोहरों से कोई मतलब नहीं था, और आज जो देश बदल चुका है तो आज के प्रधानमंत्री को सांस्कृतिक धरोहरों से मतलब है। आज देश को जागृत करना है कि यह देश किस तरह का था, कैसे था और किस प्रकार मुगलों ने आकर के इसको बर्बाद किया था। अब देखिए कि यह कहना कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम नहीं रहे, और ये सारा कुछ अभी तक पिछले 70-75 साल से यही पढ़ाया जा रहा था। इस स्थिति को बदलने का समय आ गया है और बदला जा रहा है। इसलिए ये सोमनाथ का जिक्र यहाँ पर आता है। और सोमनाथ का जिक्र आता तो जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू लगे हुए थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण ना हो। सरदार पटेल ने खुद जाकर के वहाँ पर भाषण देकर के सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा और दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। फिर सरदार पटेल ने आकर के महात्मा गांधी से बात की तो महात्मा गांधी ने कहा अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकारी धन ना लगे। तो सरकारी धन नहीं लगा। सरदार पटेल ने शुरुआत की, के.एम. मुंशी उसके बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो इसमें नेहरू को क्या तकलीफ थी, क्यों वो चिट्ठियां लिख रहे थे? इतनी सारी चिट्ठियां उन्होंने लिखी कि ये मंदिर जैसे बनना ही नहीं चाहिए। उनकी तो यही इच्छा थी कि अगर ये मंदिर बनेगा तो ऐसा माना जाएगा कि हिंदू पुनरुदय हो गया है और उसको रोकना चाहिए क्योंकि सेकुलर देश मैंने बनाना है। तो इसलिए नेहरू भी बार बार जिक्र में आता है और आता रहेगा हमेशा। जैसे अभी कहा गया कि 2000 कांग्रेस का मानना था या लोगों का कि 2047 में ही भारत बना, ऐसा नहीं है। पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत में ही किया गया। वो किसी आज़ादी की लड़ाई हो रही थी 1947 के लिए कहा गया। 1947 के बाद ही उनका मानना है भारत हुआ। ऐसा अगर होता तो 1947 से पहले जो पूरा स्वतंत्रता संघर्ष चला 1857 से लेकर के और 1947 तक, तो भारत के लिए चला था। उन्होंने कहा ऐसा करने की कोशिश की। नहीं, ये कहा गया कि भारत उनके हिसाब से भारत 1947 में बना। भारत एक खोज आप पढ़ लीजिए नेहरू जी की, पूरा उन्होंने आर्य संस्कृति से लेकर के और पूरा उसमें विवरण दिया है कि कैसे भारत बना है, कैसे भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास हुआ है। भारत माता की परिभाषा उन्होंने की है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जो भी कांग्रेस पार्टी उस समय आंदोलन कर रही थी, आज की कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मानस में, उसके विचार में भारत हजारों साल पुराना भारत था। आप उस समय के कांग्रेस नेताओं के लेख पढ़ लीजिए, गांधी जी के पढ़ लीजिए, सरदार पटेल के पढ़ लीजिए, नेहरू जी के पढ़ लीजिए, सुभाष चंद्र, जितने बड़े बड़े थे उनके, आप कहीं कोई नहीं कह रहा। 47 में एक संवैधानिक तरीके से गणराज्य की स्थापना हुई, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, वो एक बार। लेकिन ये मानना कि भारत के बारे में मानस 47 से पहले हुआ, ये मैं इसको नहीं मानता। राहुल गांधी तो यही मानते हैं ना। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं मानते। राहुल गांधी ने जब कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स अंग्रेजी वाला उठाकर उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो ये यही समझ तो है ना, जैसे वो यूरोपीय यूनियन समझते हैं, जैसे वो दूसरे देशों को समझते हैं। ये समझ नहीं है, ये भारत हमारी समझ है। पता होता, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक बात, ये संविधान संभावना प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और ये बड़ा प्रस्तावना वो पढ़ा उन्होंने। ये बड़ा स्पष्ट है कि नेहरू जी नहीं जानते थे, ऐसा कौन कह रहा है? वो अंग्रेजियत में इतना सरोबार हो गए, उनको लगा कि ये वाला मॉडल करना है। इसको साफ साफ बात करनी चाहिए ना भाई। एक समूह है, एक वर्ग है, एक देश का मानस है जो कहता है कि नहीं, हमको उसी संस्कृति पर चलना है जो रामकृष्ण शिव की संस्कृति है, जो स्वामी विवेकानंद की संस्कृति है, जिसको हम मानते हैं। एक वर्ग नेहरू जी वाली अगुवाई वाला पैदा हुआ। अच्छा, 1857 में कांग्रेस कहां थी? कोई पूछ ले, ये कांग्रेसी बार बार कहते हैं और मैं तो पूछ लेता हूं तो उसका जवाब नहीं मिलता है कि भैया 1857 में कौन सी कांग्रेस थी? वो बार बार ये कहते हैं अरे संघी कहां थे, भाजपा वाले कहां थे। खैर, भाजपा तो बहुत बाद में बनी, लेकिन पूछिए ना 1857 में कौन सी कांग्रेस थी? इस देश के स्वतंत्रता सेनानी ने, हर वर्ग ने लड़ाई लड़ी।
कांग्रेस की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई, उसने तय करा दिया कि भैया ये कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी हुए, अब इसके अलावा किसी और को देश से लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप कह तो रहे थे कि डेमोक्रेसी मिली नेहरू जी वाली, लेकिन क्या हुई? वो दरअसल आधुनिक भारत नहीं था, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने की कोशिश थी, प्रोप्राइटरशिप करने की कोशिश थी। लोकतंत्र के लिए वो बहुत बड़ा खतरा था कि एक परिवार, एक पार्टी के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। ठीक है सर, आप अपने मैं विनोद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि स्वतंत्रता सेनानी ये मानते थे कि भारतवर्ष जो है वो हजारों साल पुराना है और उसको आज़ाद करवाना है अंग्रेज़ों की गुलामी से। लेकिन क्या कांग्रेसी मुगलों की गुलामी को गुलामी मानते हैं? क्या हमारे इतिहास में पिछले 75 साल में ये पढ़ाया गया कि मुगलों के भी हम गुलाम थे? क्या उन्होंने हमला किया था? ये नहीं मानते वो। तो इसलिए जो 1947 में भारत बना, इसके बारे में अर्जुन सिंह जो उस सरकार के शिक्षा मंत्री रहे, उनका राज्यसभा में यह भाषण है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण 1947 में हुआ, भारत 1947 में बना, यह राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड है। और वो लगातार इस मुद्दे पर बहस करते रहे। इसलिए नहीं सर, उस वक्त वो शिक्षा मंत्री थे, वो कोट कर रहे कि राय ऐसी है जो पार्लियामेंट में भाषण तो भारतीय जनता पार्टी की राय थोड़ी हो जाएगी। नहीं, दूसरी बात जो हर्ष जी ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कहने का मतलब पूरी संविधान सभा का अपमान है, पूरे उस प्रक्रिया का अपमान है जिस जो 1947 में भारत बना, 1950 में भारत बना, उसको प्राइवेट लिमिटेड कह देना पूरी तरह से आप गलत तरीके से, पूरी तरह से अपमान है उसका। आप गलत, अगर 350 संविधान सभा के सदस्य पूरे लंबे समय तक जो है उसको आप प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस एक पार्टी प्रोप्राइटरशिप कर सकते भाई। इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इस देश का दुर्भाग्य ये है, कांग्रेस को देश बताना ये गलत नहीं है। देखिए, हमारा कार्यक्रम का ये वाला फॉर्मेट भी नहीं है, आप सब जानते हैं। बात थोड़ी सी उधर जाए। प्रतीक्षा जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है, वो विनोद जी कह रहे हैं ना, मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने एक मिनट हर्ष जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है, हमारा ये फॉर्मेट नहीं है, प्लीज। प्रतीक्षा जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने लिमिटेड करने की कोशिश करती है और वही आज भी करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आज भी एक परिवार के आगे कांग्रेस को देखना असंभव हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं गांधी परिवार की आपकी राय हो सकती है, लेकिन ये राय, इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। वो अपनी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, देश का दुर्भाग्य ये है प्राइवेट लिमिटेड 1947 के बाद कांग्रेस को कह रहे थे। नहीं, अभी भी सुधार कर लिया ना उन्होंने, सुधार नहीं किया। आप उन्होंने यही कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनी, शास्त्री जी नहीं बने थे। और उसका एक परिवार को इस देश का ठेकेदार बनाने की कोशिश की जो लोकतंत्र विरोधी था। मैं ये कहूंगा कि जैसे शिक्षा मंत्री होने के बावजूद अर्जुन सिंह को अपनी राय रखने का अधिकार था और हम कह रहे हैं कि उनकी निजी राय है, वैसे ही हर्षवर्धन जी की अपनी राय है और उनको भी रखने दीजिए। और विनोद जी ने राय रखना है, वो मैं अपनी राय रख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है, दोनों की राय दर्ज हो गई, दोनों की राय अच्छे से कैमरे में दर्ज हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में अंतर क्या है, समझने का अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में अंतर सिर्फ यह है कि कांग्रेस यह मानती है कि हम मुगलों के गुलाम नहीं थे और भाजपा यह मानती है कि हम मुगलों के भी गुलाम थे। अनुराग सर, जैसा कि दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि गलतियां शुरू से हो रही थी, सेकुलर करके जानबूझकर जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा जा रहा था या नहीं बनाया जा रहा था, जो भी कहानी थी। क्या कुछ समय बाद आपको लगता है कि वो गलतियां सुधारी जा सकती थी जो कि कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई? जो सेकुलरिज्म की जो परिभाषा इस देश में जो लिखी गई, खासकर आज़ादी के बाद, वो मुस्लिम अपीजमेंट को सेकुलरिज्म बताया गया। वो था या नहीं था, वो चर्चा का विषय है, वो डिबेट होनी चाहिए। लेकिन जो बनाया गया, जो कांग्रेस ने इतने सालों में बना के जो है देश को परोसा, जो आज का बुद्धिजीवी वर्ग जो सेकुलर के नाम पे मुस्लिम अपीजमेंट को अब वो मान चुका है कि मुस्लिम अपीजमेंट ही सेकुलरिज्म है। अब अगर हम ये बात करें, अगर आज की सरकार, मोदी सरकार, ये देश को, ये युवाओं को बताना चाहती है सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में, तो किसी को क्या समस्या हो सकती है? नहीं, समस्या सर एक चीज में, मैं चूंकि मैंने हर्षवर्धन सर से भी यही पूछा था कि आप इतिहास बताइए, पर बार बार नेहरू, बार बार डिस्कवरी, बार बार कांग्रेस, इसकी आवश्यकता क्यों है? नहीं, क्योंकि अब बीजेपी को जब इतनी मजबूत, क्योंकि प्रतीक्षा जी, उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, हमारे इतिहास को गलत पढ़ाया गया है। इतिहास को, जो हमारा इतिहास था, उसको इस तरह से पढ़ाया गया कि वो इंग्लैंड का आदमी बैठे, वो विदेशी जो पढ़े, उसको एक अलग इतिहास दिखाया गया है।
समस्या जो इतिहास लिखा गया है उसमें है। अगर आज सरकार सही इतिहास बताना चाहती है युवाओं को, जो आगे हमारी देश की जो टॉर्च बेयरर्स हैं उनको अगर हम सही चीज दिखाना चाहते हैं, तो उसमें समस्या क्या है? अगर हम उसको जो पुरानी किताबें हैं जिसमें गलत चीजें लिखी हुई हैं, विदेशियों को अपीज करने के लिए लिखी गई थी, अगर उसको हम गलत बता रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर आज की सरकार सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास को बताना चाहती है तो उसमें समस्या क्यों है? और समस्या उस समय क्यों नहीं हुई जब यहां पे देश के सारे नेता, मैं एक लाइन से कहता हूं कि सारे नेता, आज से 10 साल पहले क्या आज भी मौका मिलेगा तो जालीदार टोपी पहन के जो जाके बैठ जाते हैं, उस पर किसी को क्यों नहीं समस्या होती? सोमनाथ का इतिहास बताने पर समस्या है, और जाके उनके यहां खाना खाने इफ्तार पार्टियों से समस्या क्यों नहीं है? इफ्तार पार्टियां, मतलब इफ्तार पार्टी तो राजनीतिक हो चुकी थी। इफ्तार पार्टी का धर्म से और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। इफ्तार पार्टी का मतलब टोटल राजनीति, जो आप जिसे अभी आपने कहा कि वो सेकुलर, वो मुस्लिम अपीजमेंट का जो असली उदाहरण था वो ये था। तो अगर आप इसको कहेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम अपीजमेंट का नाम आपने सेकुलरिज्म कर दिया। अच्छा, दूसरी बात आते हैं क्यों किया इसमें, जरूर अभी क्यों किया, मतलब हमारे पत्रकारों के पास तो एक ही बात होती है, टाइमिंग जी गलत है। मतलब हर चीज की टाइमिंग गलत होती है। अब हिंदुस्तान में हमेशा कहीं ना कहीं तो चुनाव हो रहा होता है ना, और किसी भी लोकतंत्र में, हिंदुस्तान तो आप छोड़ दिए, किसी भी लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष जो भी कर रही होती है वो चुनाव के दृष्टिकोण से कर रही होती है। अब वेस्ट बंगाल का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का चुनाव मेरा ऐसा मानना कि सभी का ऐसा मानना होगा कि बीजेपी के लिए वो नाक का सवाल है। पिछली बार बहुत अच्छा उन्होंने फाइट करी थी, लेकिन जो असली समस्या वेस्ट बंगाल की है, और वेस्ट बंगाल की वजह से सारे देश की समस्या है, जो वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो वहां पे घुसपैठ इतनी हुई है, जिस तरह से मेरे ख्याल से 4-6 सीटों पे तो पूरा का पूरा वो डेमोग्राफी इस हद तक चेंज हो गई है कि मुस्लिम मतदाता जिधर जाता है उसकी जीत हो जाती है। तो 9 डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसी हालत में आप, अगर बीजेपी ये लोगों को बताना चाहती है कि वहां का जो सो कॉल्ड, जिसे आप सेकुलर कहेंगे, जो सो कॉल्ड वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत जो वहां का भद्र मानुष है, जिसे हम सेकुलर कहते हैं, उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि भाई जागो, नहीं तो बहुत जल्दी बांग्लादेश वाला हाल कहीं तुम्हारा भी ना हो जाए। ठीक, राकेश सर, सोमनाथ हो, संभल हो, लगातार बीजेपी दोनों ही जगहों को लेकर घिर रही है। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं। संभल में भी जिस तरीके से बुलडोजर फिर से चलने लगा, बाबा का बुलडोजर की कार्रवाई फिर से होने लगी, मामला कोर्ट में है ही, चिन्हित किया जा रहा है कि जो चीज़ें हैं, तो क्या बातचीत वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? सीधे सीधे जो है बुलडोजर चला दें या सीधे सीधे नेहरू का नाम दे दें, इस तरीके की जो एक सामान्य संवाद है वो शायद मिसिंग है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। संवाद किससे होना चाहिए? अतिक्रमण करने वालों से। अरे प्रशासन अपना काम कर रहा, उन्होंने नोटिस दिया कि आप अपना जो अवैध निर्माण है उसको हटा लीजिए, तो संवाद की प्रक्रिया तो शुरू हुई ना। या तो वो हटा लें, नहीं हटाएंगे तो प्रशासन एक कार्रवाई करेगा, और संभल में वही हो रहा। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सांस्कृतिक और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में काशी और मथुरा को प्रस्तुत किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने लिए संभल का प्रतीक तैयार कर लिया है, और यही संभल का प्रतीक 2027 में उनके लिए बहुत, कहना चाहिए, सकारात्मक पहल साबित होगा। तो ये तो हो गया राजनीतिक दृष्टि। दूसरा, प्रशासनिक दृष्टि आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि निर्माण की है जो बेहतर प्रशासक साबित हो रहा है, और उससे जनता खुश है। जनता के मन में किसी तरह का योगी आदित्यनाथ जी को लेकर किसी तरह का किंतु परंतु जैसा विषय नहीं है। अब उसमें जो लोग, जिस पक्ष का नुकसान हो रहा है या जो पक्ष अतिक्रमणकारी है, अवैध कब्जादारी है, उसके हितचिंतक लोगों की तरफ से एक नया राजनीतिक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है, और उसी राजनीतिक प्रदर्शन के चलते हम सब चर्चा कर रहे हैं। यदि वो प्रदर्शन तैयार नहीं किया जाता तो हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि यदि अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, दुनिया भारत के किसी भी हिस्से में यदि वो हटता है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा तब हम करते हैं जब उस पर एक नया प्रदर्शन तैयार होता है। तो संभल में भी वही हो रहा है।
कोर्ट में मामला है, कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाया गया। बुलडोजर को लेके भी कोर्ट में जाया गया, लेकिन बुलडोजर रुका नहीं कहीं भी, आज भी बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की जो पहल है वो पहल कानूनी रूप से मान्य है। सोमनाथ को लेके जो विषय आ रहा है बार बार, मेरा मानना है कांग्रेस को खुश होना चाहिए। कांग्रेस को इसलिए खुश होना चाहिए कि मोदी जी तो उनकी मदद ही कर रहे हैं। भाई कांग्रेस चाहती है कि देश में एक बार मुस्लिम समाज के बीच में ये छवि का निर्माण हो कि कांग्रेस उसकी सबसे हितचिंतक पार्टी है और उसमें मोदी जी उसकी पूरी मदद कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस जो है मुसलमानों की हितचिंतक पार्टी है। तो उसमें चिंता करने की क्या बात है, उसका तो समर्थन होना चाहिए। और नेहरू जी का जो नाम आ रहा है, तो नेहरू जी अकेले नहीं हैं, राहुल गांधी भी 17 में गए थे। 2017 के चुनाव के समय जब वो गुजरात गए थे तो आखिर दूसरे रजिस्टर में उनका नाम क्यों दर्ज किया गया? और वो दूसरे रजिस्टर में जो उनका नाम दर्ज किया गया वो दर्शाता है कि नेहरू जी जो किए हैं वही काम तो आज गांधी परिवार कर रहा है। तो इसलिए सोमनाथ को लेके मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को चिंता करना चाहिए। कांग्रेस को तो खुले मन से समर्थन करना चाहिए कि मोदी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उससे चिंता तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल इनको करना चाहिए कि उनका वोट कहीं छिटक ना जाए। इसलिए चिंता उनकी होना जायज़ है, लेकिन कांग्रेस को निश्चिंत रहना चाहिए कि मोदी जी उनकी मदद कर रहे हैं। ये राकेश जी ही ऐसी बात कर सकते हैं, मोदी जी को कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। सर विनोद सर, जो इस वक्त सोमनाथ को लेकर, संभल को लेकर जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि हर मुद्दे राजनीतिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा का केंद्र हिंदुत्व है। हिंदुत्व का नैरेटिव उसको बनाए रखना है, और जब तक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहेगा तब तक उसको बाकी जो दूसरे सवाल देश के हैं वो सार्वजनिक विमर्श में नहीं आ पाएंगे। राम मंदिर का नैरेटिव लगभग अब पूरा हो चुका है। उसका एक जो मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उद्घाटन हो गया, लोकार्पण हो गया, ध्वज भी लग गया, कलश भी लग गया, शिखर भी लग गया। वो उस पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। काशी मथुरा का मामला अदालतों में है, चल रहा है, सर्वे वगैरह का, तो वो भी एक, उसकी भी एक क्या कहते हैं डेट वैल्यू अभी फ़िलहाल आएगी। अब क्या बचा? अब बचता है सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ भी एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक उसकी पहचान है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अजय भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सोमनाथ शुरू से केंद्र में रहा। अडवाणी जी की पहली अयोध्या रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई, मोदी जी उसके वहाँ पर आयोजक थे। और सोमनाथ गुजरात में है, मोदी जी गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल गुजरात के थे, सारी चीज़ें जुड़ती हैं। अभी हाल में संसद में जो बीबी राम जी का बिल जो पास हुआ, मनरेगा को हटाया गया, मनरेगा को लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है। गांव अब कितना सफल होता है कितना वो अलग बात है, लेकिन उनका है कि हर गांव, हर ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक निशाने पर है कि भाई वो मुद्दा भी जो है। ट्रंप जिस तरह भारत को लगातार रोज़ अपने बयानों से असमंजस में डाल रहे हैं, दुविधा में फंसा रहे हैं, या दुनिया में जिस तरह से, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की पर हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भारत में एक हिंदुत्ववादी सरकार है और वो खाली बयान जारी कर रही है। आज बड़े दिन बाद बयान आया है, जबकि अगर कहीं दूसरी सरकार होती तो शायद अब तक तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारा संघ परिवार सड़कों पर एकदम होता कि सरकार को हमला कर देना चाहिए, घुस जाना चाहिए बांग्लादेश में। लेकिन अब जब आप हैं तो आपने एक बयान दे दिया। रणधीर जायसवाल का कल बयान आ गया था उनका कि भाई रोके, बाकी कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सवाल हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नैरेटिव को ऊपर लाना है। वरना सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले टूटा था जनवरी में, सही बात है। तो टूटने का उत्सव कौन मनाता है? उत्सव मनाया जाना चाहिए निर्माण का। जिस दिन उसका निर्माण हुआ था उस दिन उत्सव मनाना चाहिए कि हमने जो है, जिस दिन ध्वंस हुआ उसका क्या पर्व? वो तो एक तरह से हमारे लिए अपमान का पर्व है कि जो हुआ। और इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा कि महमूद गजनवी कैसे आया, क्यों आया, क्या उसके पीछे कारण थे। बहुत सारा उसका एक ऐतिहासिक विवाद है कि किसने बुलाया था, वहाँ पर पंडों की क्या भूमिका थी, किस तरह से, वो इतिहास के तमाम विवादास्पद प्रश्न हैं। लेकिन सोमनाथ का एक नैरेटिव बना करके दो, एक तो हिंदुत्व का नैरेटिव नए सिरे से गढ़ने की बात है, दूसरा नेहरू चूंकि एक खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निरूपित कर ही दिया है कि देश की हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं।
और सोमनाथ मंदिर ही सही है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं। नेहरू की राय नहीं थी कि सोमनाथ मंदिर में सरकार को योगदान करे, इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल से उनका मतभेद था। बाद में गांधी जी जो है जब ये हुआ कि सरकारी पैसा नहीं लगेगा, तो गांधी जी ने भी कहा सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, मंदिर बनाइए। मंदिर बना। नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद वहाँ जाएँ, तो ये कोई ढकी छिपी चीज़ नहीं, तो सार्वजनिक वर्ष में है, लेकिन उसको दोबारा लाके फिर नेहरू को और बड़ा खलनायक साबित करने की कोशिश है कि नेहरू ही इस देश की समस्याओं के जिम्मेदार थे, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे, सब कुछ। सेकुलरिज्म तो गाली हो गया है। अब हर आदमी कहता है, कोई कहता है फ्रॉड सेकुलरिज्म, कोई कहता है वो सेकुलरिज्म के नाम पर। तो भैया असली सेकुलरिज्म क्या है यही बता दो। क्या असली सेकुलरिज्म मंदिरों का लोकार्पण है? तो अगर मंदिर का लोकार्पण है तो फिर कल को दरगाह का भी लोकार्पण करिए। फिर अगर आपको करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जामा मस्जिद है, किसी ने कहा, देखिए आर्कियोलॉजी से प्रोटेक्टेड जितनी इमारतें हैं, चाहे किसी धर्म की हो, बौद्ध स्तूप हो, मंदिर हो, मस्जिदें हों, दरगाहें हों, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है, उनके लिए सरकार देती है पैसा। सिर्फ जामा मस्जिद का नहीं देती, तमाम सारे मंदिरों के लिए भी दिया जाता है जो आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड है। इसलिए वो उसको उस रूप में अगर देखोगे तो वो हाँ, कोई ऐसी मस्जिद जो कल बनी हो, सरकार बना रही हो, वो आपत्तिजनक है। तो मुझे लगता है ये एक पूरी तरह से राजनीतिक मसला है। और ये कहना कि 2014 के बाद से ही इस देश में हिंदुओं का कल्याण हुआ है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हम तो बचपन से हर त्यौहार मनाते रहे, कुंभ भी होता था इस देश में, दिवाली दशहरा भी धूमधाम से मनते थे, सारे पर्व मनते थे, कहीं कुछ नहीं था। हाँ, अब थोड़ा हिंदुत्व के नाम पर धर्म का दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। अब कांवड़िए जो है चलते हैं तो वो एक उनमें पुष्प बरसाए जाते हैं हवाई जहाज से, पुलिस वाले उनके पैर धोते हैं, ये सब पहले नहीं होता था। तो ठीक है, हर सरकार अपना एजेंडा लागू करती है, ये सरकार अपना लागू कर रही है, कल को दूसरी सरकार आएगी वो अपना एजेंडा लागू करेगी। मैं इसको विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा ही, मसला ही मानता हूँ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक राजनीतिक विचारधारा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, धर्म, इतिहास, राजनीति सबका ऐसे घालमेल दिखाई पड़ रहा है। सोमनाथ का मुद्दा केंद्र में सरकार उठाई हुई है, और संभल जो है योगी आदित्यनाथ 2027 में अपने लिए एक मजबूत हथियार की तरह तैयार कर रहे हैं। धर्म और राजनीति न अलग हो पाए हैं न हो पाएंगे। मुद्दे पर काफ़ी बातें आई हैं और ये अच्छी बात है कि विनोद जी ने एक अलग पक्ष से भी परिचित करवाया। और अमर उजाला पर हम सभी को बुलाते हैं और सभी को अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र मंच देते हैं। बल्कि एक ऐसी बातचीत है जहाँ पर हम बहुत सारी विंडो काट कर एक मिनट में बात खत्म कर देने वाली डिबेट से कहीं आगे ले जाकर किसी उस सप्ताह के ज्वलंत मुद्दे पर अच्छी बात कर सकें। उद्देश्य ही यही है। जो मुद्दा आज चर्चा के लिए हमने रखा है उसको लेकर मेरा हमेशा से एक मत रहा है, एक राय रही है कि आप इतिहास से न लड़ सकते हो न उसको बदल सकते हो, सिर्फ सबक ले सकते हो। भारत की एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विभाजन हो गया, या दिलों का हो या नक्शे का हो, उसको किसी इरेजर से, रबर से मिटाया नहीं जा सकता। जब तक हम ये नहीं स्वीकार कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो ये स्वीकार करना होगा। अगर बहुत सारे आक्रमण हुए थे और उन आक्रमणों में हम परास्त हुए और उन आक्रमणों में हमारे मंदिर ध्वस्त हुए, तो उस वक्त हमारे जो पूर्वज थे ये उसके लिए जिम्मेदार हैं, और उसके लिए हमें शर्म करें या शौर्य करें, हमें खुद सोचना चाहिए। कोई कैसे आके मार लेगा? और अभी जो परिस्थितियां बनी उसमें तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं मार लेगा। मुझे तो आज के भारत को देखकर लगता है कि अंग्रेजों को उनके लिए काम करने वाले लिपिक, सैनिक, हवलदार क्यों मिल गए, आज भी शायद मिल जाएंगे। ये तो कुछ जरूरी हाइजीन हमने पूरा कर लिया है इसलिए बचे हुए हैं, क्योंकि दिमाग में कोड़ है, दिलों में नफरत है और इस विषय में संजीदगी बहुत ज्यादा है। एक बात से मैं सहमत हूं कि किसी ने अगर हम पर आकर आक्रमण किया है और हमारी किसी बड़ी पहचान को, धार्मिक पहचान को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, तो वो दिन तो हमारे लिए किसी शौर्य या गौरव का विषय नहीं हो सकता। 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था तो कोई उसको पराक्रम दिवस और शौर्य दिवस के रूप में मनाता है और कोई उसको किसी अलग रूप में मनाता है कि वो मस्जिद ढह गई। तो जिनके लिए वो अगर ढांचा ढह गया, मस्जिद ढह गई, वो उस दिन गम करते हैं या खुशी मनाते हैं। तो ये जिसने भी विचार किया, मुझे लगता है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। ये बात सही है कि जिस शर्म के साथ, जिस छोटी सोच के साथ, जिस हीन भावना के साथ हम इन सब बातों को याद करते रहे हैं वो गलत है, और उससे अगर भारत एक नई करवट ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसको कहने में भी पहले जो शर्म होती थी उसको अगर कोई खुल के कह रहा है, किसी के हाथ में कलावा मौली बंधी हुई और उसके चेहरे पर तिलक है, तो उसको अगर एक अलग तरह की हीन भावना और शर्म का बोध होता तो करवाया गया है।
अगर लोग मैकाले को नहीं पढ़ पाए और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को हीनता के पूरे उसमें लपेटने की जो कोशिशें होती रही है उसको नहीं समझ पाया है, तो वो गलती है उसकी, वो इतिहास को नहीं समझ पा रहा है। किसी के धर्म का सम्मान करने का मतलब अपने धर्म को हीन मानना नहीं है, और यही हुआ है इस देश में। भारत ने जो आज़ादी हासिल की है वो लाशों के ढेर पर और विभाजन की रेखा पर खड़े होकर हासिल की है, और उसमें अफसोस मुझे जो सबसे बड़ा होता है कि विद्यार्थी और एक पत्रकार के रूप में, कि वो सारी लाशें स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं थी, वो हिंदू और मुसलमानों की लाशें थी, जिन लाशों पर खड़े होकर हमको ये आज़ादी मिली है। और उन लाशों को देखकर अगर देश के प्रधानमंत्री डरे और उनको लगा कि ये लाशों का जो पूरा मंजर है ये आगे बढ़ेगा, इसके लिए मुझे एक इस तरह की भावना अपनानी पड़ेगी जहां पर हिंदुओं को लिए होने वाला कुछ भी कार्य हिंदुओं का पुनरुत्थान माना जाएगा, तो ये उनकी गलती थी, क्योंकि हिंदू उस पुनरुत्थान के लिए 1000 साल से प्रतीक्षारत था। और आप इस तरह की किसी भी चीज को जितना दबाओगे वो उतनी तीव्रता से नीचे दबी रहेगी और फूटेगी, और वो फूट रही है। चाहे वो राम मंदिर, भाई लोगों ने भाजपा को वोट दिए हो या नहीं दिए हो, जिस दिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और बाद में जब मंदिर पर ध्वज चढ़ा है, तो जो भी हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, वो गर्व से भरे ना, क्योंकि एक अंदर टीस है ना मन में कि ऐसे कैसे हो गया। कोई मीर बाकी आकर वहां पर ऐसे कर गया, कोई बख्तियार खिलजी आकर हमारा नालंदा जला गया, कोई गजनवी आकर हमारे सोमनाथ को तोड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि सबक क्या ले रहे हो आप? अगर आज भी आप उसको राजनीति और धर्म की चाशनी में लपेट रहे हो तो फिर वही क्यों नहीं होगा? अगर एक सीधा सवाल यह है कि क्या सोमनाथ को लेकर राजनीति हो रही, यहां हो रही है, लेकिन क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ताउम्र नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी से सिर्फ इसलिए नाराज रहे कि आप उसमें शामिल हो गए। ये तो आपने एक अच्छा आधुनिक भारत गढ़ने की कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन उसमें दूसरे के धर्म का सम्मान करने से भी मनाही नहीं थी कि भाई जो रह गए वो रह गए, जिनको जाना था चले जाते ना। विभाजन किस नाम पे हुआ? हम इस शब्द को बोलने से क्यों डरते हैं? विभाजन धर्म के नाम पर हुआ ना, और आगे हम कहते हैं कि अपने धर्म की बात नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, धर्म 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 की बात नहीं करना। ये जो डर पैदा किया गया धर्म की बात करने को लेकर, वो डर गलत है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जो रह गए वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अब भारत के अंदर नए पाकिस्तान बनाने का प्रयत्न होगा और उसके विरोध को भी गलत साबित कर दिया जाएगा, तो फिर वो बात तो करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बातें, एक तो हम इतिहास से न लड़ सकते हैं, न उसको बदल सकते हैं, न उन रेखाओं को मिटा सकते हैं, लेकिन सबक जरूर ले सकते हैं। और सबक लेने की प्रक्रिया में अगर फिर से हम नफरत फैलाएंगे तो वो भी गलत है, पर सबक सही तरीके से तो लें। अगर हिंदू होना हीन भावना का विषय है तो मैं भी उसका विरोध करूंगा, और ऐसा करने की कोशिशें हुई हैं। इससे आपने पिछले 77 सालों में जिस चीज को अलमारी में छुपाने की, और जो अंग्रेजी कहावत है ना, हाइड बिलो द कारपेट, दरी के नीचे ढककर खत्म करने की कोशिश की, अगर किसी ने दरी उठाकर फेंक दी है और वो बाहर निकल रहा है तो वो निकलेगा। आपने छुपाने की कोशिश क्यों की? आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं को क्यों दबाया? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम बड़प्पन दिखाओ, अरे नहीं नहीं तुम अरे इस बारे में बात नहीं करना, अरे नहीं, अरे तो फिर उसमें भाई आदमी कब तक दबेगा? आप सबको समझाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है, और अब हमको भारत बनाना है, वो भारत जिसका एक विभाजन धर्म के नाम पर हो चुका, अब आगे नहीं होने देंगे। इसमें कौन सी गलत बात कोई कर रहा है? और इस बात को करने में अगर किसी को शर्म बोध होता है तो फिर वो वाली राजनीति कर रहा है जो इस देश में होती रही है अभी तक। जैसा कि जयदीप सर ने किस कह तरह से दिया था भारत कि गुलाम धर्म, हुआ। इतिहास और राजनीति तीनों को अलग करना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप सबका। खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।